अभी वो समय आ गया है जो काशीराम साहब ने कल्पना किया था कि हमें केवल वैलिड के साथ साथ में बुलेट की तैयारी करनी पड़ेगी, मगर हम कोई असंवैधानिक काम करना नहीं चाहते, मगर उन्होंने तैयारी करने के लिए क्या रखा है। तो इसलिए हम हमारे संगठन के लेवल पे ही अपना जो है आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अपने आप सत्ता है हाथ में तो बहुत शाखाएं लगाने की जरूरत नहीं रहने के बावजूद इसको भी ठीक करेंगे और साथ साथ में हमारा दूसरा जो विकल्प है पैरेलली जो है जन आंदोलन करने का, उसको भी हम लोग चालू रखेंगे। मतलब आपका वोट घर से ही पड़ जाएगा। वो मुद्दों को गुमराह करने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान का मुद्दा लगाते हैं। कांग्रेस कहे कि सारा का सारा केक हम अकेले ही खा लें तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो ईवीएम से इलेक्शन का बाइकआउट करने पे कभी आप लोगों ने विचार किया है कि ईवीएम से अगर इलेक्शन होगा तो कोई किसी को भी इलेक्शन में उतरना ही नहीं चाह रहे? ईवीएम के माध्यम से बड़े पैमाने पर देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो एक सबसे बड़ा अवरोध है आज की तारीख में। अब ओबीसी का प्रधानमंत्री बनाया उन्होंने, मगर ओबीसी की जाति जनगणना नहीं कर रहा है। अच्छा, इसकी कितनी संभावना है कि इंडिया गठबंधन के साथ आपका राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का कोई तालमेल बनेगा? यह बाबा साहब का ही सुझाया हुआ रास्ता है कि जन आंदोलन लास्ट विकल्प है। सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिसको वोट ही नहीं मिला था, उसको बनाया गया। सौदेबाजी कर रहे हैं शासक जातियों से अपने धन संपत्ति को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, और वो यही चाहते हैं कि हम भी उसमें सक्रियता से भाग न लें। दूसरे लोग बताने की हिम्मत नहीं रखते हैं, वो डरे हुए हैं ईडी से, सीबीआई से, जेल जाने के डर से, संपत्ति को बचाने के डर से। ईवीएम के संदर्भ में कोई एक्शन प्लान करना उनके बस की बात नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष आनंद। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24x7 और इस वक्त हमारी टीम आई हुई है महाराष्ट्र के नागपुर में। यहाँ इस नागभूमि में यहाँ पर नागवंशियों का एक जमावड़ा है और ये जमावड़ा है बामसेफ का 40वां अधिवेशन है। इसके अलावा भारत मुक्ति मोर्चा का भी अधिवेशन है, यहाँ पर राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का अधिवेशन है। हजारों लोग डेली यहाँ पर आ रहे हैं, सुबह शाम तक ये सिलसिला चलता रहता है। हजारों लोग बैठकर पूरे दिन भर की कार्रवाई में शामिल होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जो इसी पूरे आंदोलन का एक बहुत ही अहम पार्ट है, जो राजनीतिक दल है बहुजन मुक्ति पार्टी, उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं प्रवीण प्रताप सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू प्रवीण जी। इस पूरे आंदोलन की जो रूपरेखा है और अब जो धरातल पर असल में ये सारे विचार का पूरा आउटपुट निकालने के लिए जो ये विंग है जो आपके पास में है इस वक्त, इसका अभी पिछले अधिवेशन से और अभी के अधिवेशन के बीच में इसका क्या डेवलपमेंट है? ये कहा जा सकता है कि बामसेफ के इतिहास में अभी तक जितने भी अधिवेशन हुए हैं, ये जो 40वां अधिवेशन है वो रिकॉर्ड ब्रेक है अपने आप में। कई सालों से हम लोग बामसेफ के अधिवेशनों को अटेंड कर रहे हैं। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो भी एक्टिविटी सोशली और जियोग्राफिकली देश में जन आंदोलन के लिए बामसेफ संगठन जो काम करता है, उसका दिसंबर में अपनी खुद की समीक्षा करते हैं। और जो लोग वास्तव में अपनी खुद की समीक्षा करते हैं वही लोग इस देश के हुक्मरान होते हैं, शासक बनते हैं। जो अपनी समीक्षा नहीं करते हैं, दुनिया भर में किसी भी मैनेजमेंट के सिद्धांत में वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे आंदोलनों का उत्थान पतन हुआ है, मगर इसका जो फ्यूचर है, हमने जैसा कि पढ़ा है, बामसेफ के संस्थापक सदस्य हुआ करते थे आदरणीय D.K. खापर्डे साहब। वो यहीं से बगल में 1-2 किलोमीटर पर सीताबर्डी नाम की जगह है, वो बर्डी के ही मूलतः रहने वाले थे, जो बामसेफ के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। एक ऐसा अनुशासित दुनिया का आदमी जिन्होंने संगठन बनाया और संगठन बनाने के बाद में अपने से जूनियर लोगों को अवसर दिया आगे बढ़ने का। जिसको अवसर दिया, बीच में कई बार उन्होंने धोखा देने का काम किया, मगर लीडरशिप वो चीज़ होती है कि जो लोग तैयार कर सकते हैं। तो उस हिसाब से बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने कहा था कि इस देश में बामसेफ संगठन का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। एक दिव्य संदेश कह सकते हैं आप उस बात को। बामसेफ संगठन का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। हम लोग बामसेफ संगठन चलाने के लिए दिन रात जितनी मेहनत करते हैं, वो हम लोग मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए शासक जातियों को भी अब ये सोचना चाहिए कि अभी इसको रोका नहीं जा सकता।
क्योंकि अगर वो जितना भी इसको रोकने का प्रयास करेंगे वो नुकसान उन्हीं का होगा। उनके पास धन है, दौलत है, मान सम्मान है, सब कुछ है। इसलिए अब उनको सोचना चाहिए कि उन्हें अब ये छोड़ना पड़ेगा। तो ये इनका एक तरीके से पूर्वानुमान था, दिव्य संदेश था। तो आज ये कारवां बिल्कुल फुल एंड फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। कुछ ही सीढ़ियां बाकी है बस केवल, जो सफलता की है। बहुत बड़े पैमाने पर सामाजिक लेवल पर 6000 जाति के टुकड़ों को जोड़ने का कार्यक्रम, जिस तरीके से एक स्कूल ऑफ थॉट्स कहा जा सकता है, इसके चलता फिरता विश्वविद्यालय कहा जा सकता है इसे, और 6 लाख गाँव में जोड़ने का कार्यक्रम, ये सिलसिला चालू है। तो हर साल आगे ही आगे बढ़ रहे हैं इस आंदोलन के रूप में। बस इसको पॉलिटिकली शेप देना बाकी है अभी। मैं वही उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि वो कौन सी सीढ़ियाँ हैं, जैसे अभी राजनीतिक पहचान के तौर पर जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के आधार पर, इसी विचार के आधार पे कई छोटे बड़े और दल भी हैं जी। और उनमें जैसे बहुजन समाज पार्टी एक अभी तक स्थापित भी है, मतलब लोगों के लिए जानकारी में ज़्यादा है। तो इस रूप में देखा जाए तो बहुजन मुक्ति पार्टी आज जैसे कई इलेक्शन में भी वो बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपना प्रदर्शन करने का जो उसने कैंडिडेट उतारे और उसका जो आउटपुट उनको मिला, तो उस आउटपुट को देखते हुए क्या लग रहा है कि मान लीजिए ये जैसे वामसेफ का और वामसेफ के बहुत सारे ऑफशूट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहे हैं, यहाँ पर देखने पे भी पता चल रहा है कि बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और देश के कोने कोने से जुड़े हुए हैं। तो बहुजन मुक्ति पार्टी उसी रूप में एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कितना स्थापित हो पा रही है, या उसमें क्या समस्या क्या आ रही है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या इस देश के अंदर में जो चुनाव कराने की प्रक्रिया है वो आज की तारीख में फेल हो चुकी है। क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव पद्धति, जो संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को, जो एक अपेक्स बॉडी है, अपने आप में एक सेपरेट संस्था है, फ्री एंड फेयर चुनाव कराने की जिम्मेदारी उसको लगाई गई थी, वो मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव आयोग के द्वारा नहीं करवाए जाते हैं। जिसकी वजह से जो छोटे दल हैं या जो शुरुआत बिगिनिंग करने वाले लोग हैं, वो उसको नहीं कर पा रहे हैं। ईवीएम के माध्यम से बड़े पैमाने पर देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो एक सबसे बड़ा अवरोध है आज की तारीख में। और इसको लेकर के बहुजन मुक्ति पार्टी ने, हमने ही 20 जनवरी 2015 को, इस बात का इतिहास है, ईवीएम मशीनों की अर्थी उठाने का काम किया। जब 2013 का निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया 8 अक्टूबर का, तो 14 का चुनाव बगैर वीवीपीएटी के कराया गया। जब बगैर वीवीपीएटी के कराया गया तो बड़े पैमाने पर धांधली हुई। तो किसी भी पार्टी को उस समय यकीन नहीं हो रहा था। तो 14 के चुनाव के बाद में लगभग मई में, 16 मई को रिजल्ट आया था 2014 का, और फिर मेरे समझ से 8-9 महीने के अंतराल में ही हम लोगों ने जनवरी में चुनाव का आने के बाद में इस देश में ईवीएम मशीनों की अर्थी उठाने का काम किया। तो उस समय बहुत सारी पार्टियों की हजम नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे संभव है, कैसे घोटाला होता है। मगर बाद में फिर इसको जो है लोगों ने स्वीकार किया। आज हर पार्टी बोल रही है, रूलिंग पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी पहले रूलिंग थी तो वो शांत थी, आज बीजेपी है तो वो शांत है। बाकी अपोजिशन पार्टी के रूप में कांग्रेस भी बोल रही है। ईवीएम एक बड़ा अवरोध है देश के लोकतंत्र के लिए और छोटी पार्टियों के लिए। अच्छा, ये जैसे एक चीज़ जो हमें दिखाई देता, हो सकता है हम जिस क्षेत्र में उस जगह ऐसा दिखता हो, बाकी जगह ऐसा ना हो, लेकिन एक चीज़ दिखती है कि जो वामसेफ से आप लोगों के साथ में जितने भी जुड़े हुए तमाम लोग हैं, वो ये मान रहे हैं कि हाँ, ये अच्छा काम हो रहा है और यहाँ पर ही अच्छा काम हो रहा है, ऐसे मानने वाले लोग भी हैं। लेकिन जब इलेक्शन का मौका आता है, जिस वक्त आता है, तब वो अगर मान लीजिए वहाँ पर बीएमपी का भी एक कैंडिडेट है और बीएसपी का भी एक कैंडिडेट है, टीएसपी का भी एक कैंडिडेट है, तो अमूमन चाहे वो किसी से भी जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, वो बीएसपी को वोट कर देता है। वो यहाँ जुड़े होने के बावजूद कर देता है, ये मान के कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे कहीं हमारा वोट कहीं ख़राब ना हो जाए, ये उनकी कोशिश रहती है। मतलब ये एक आम तौर पे टेंडेंसी दिखाई देती है। मैं बहुत सारे लोगों से ऐसा पर्सनली पूछा तो भी ऐसा समझ में आया
कि वो इलेक्शन के टाइम पर वो ऐसा करते हैं, भले ही वो पूरे साल विचारधारा से वो जुड़े रहेंगे, वो उस चीज़ को आलोचना भी करेंगे बीएसपी को और तमाम चीज़ों, लेकिन वोट का टाइम आता है तो उनको ही लगता है बीएमपी या किसी और दल को करने की बेहतर ये है कि हम बीएसपी को वोट कर दें। ऐसा लगता है, कभी कोई टेंडेंसी दिखाई दी है आप लोगों को? देखिए, बामसेफ के लोगों ने ही बीएसपी को तैयार करने का काम किया था। मान्यवर कांशीराम साहब जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, वो उससे पहले बामसेफ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो उन्होंने देश के अंदर में हजारों जातियों को जोड़ने के लिए एक बड़ा मुहिम चलाने का काम किया। तो कहीं न कहीं मान्यवर कांशीराम साहब को ध्यान में रखते हुए वो लोग वोटिंग करते हैं, लेकिन अभी आज की तारीख में वो दिखाई नहीं दे रहा है। अभी लोग हट रहे हैं बड़े पैमाने पर, क्योंकि वो वोटर परसेंटेज के रूप में दिखना चाहिए। वो चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखते हैं तो वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। बीएसपी की जिसकी बात कर रहे हैं आप जो, तो बीएसपी में अभी आज की तारीख में उतना वोट शेयर नहीं है। ये इस बात को वो भी कुछ समझ रहे हैं कि हाँ भाई, अभी जो हर बार कहते थे कि एक बार और देखने दो इसको, 14 के बाद में फिर बोला 15 में एक बार और चेक करने दो। विधानसभा का 17 का चुनाव आया, थोड़ा सा इस बार और शायद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो उसमें भी कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके बाद में फिर 19 में बोले कि नहीं, अब के तो प्रधानमंत्री बन के रहेंगे। तो वो विश्वास जो कहना चाहते हैं वो लोग लोगों में, भाई थोड़ा सा समय लगता है इन सब चीज़ों में, मगर प्रैक्टिकली रूप में उनको खुद ही चिंता नहीं है लोगों के वोटों की। लोग चिंता कहाँ कर रहे हैं? अगर बहन मायावती जी को देखा जाए तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से किसी भी चुनाव में कोई सक्रियता दिखाई नहीं देती है। वो तो सौदेबाजी करने में लगे हुए हैं। अभी किससे सौदा चलता है? सौदेबाजी कर रहे हैं शासक जातियों से, अपने धन संपत्ति को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। अभी जिस तरीके से उन्होंने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो कांशीराम साहब अगर को ऐसा लगता, अगर परिवार की पार्टी बनानी होती तो फिर बहन मायावती जी को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाते। इससे पहले वो अपने फैमिली के लिए जिन्होंने अपने जीवन लगाया, अपना परिवार नहीं बसाया, तो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना के जाते हैं। तो बहन मायावती जी ने जिस तरीके से आज आकाश आनंद को पार्टी सुपुर्द करने का फैसला लिया है, ये एक तरीके से समाज के साथ में धोखाधड़ी है। अच्छा, ये बात जैसे ईवीएम का मुद्दा है, ईवीएम का मुद्दा काफ़ी समय से, शुरुआती दौर से ही और आज तक बामसेफ और उसका ऑफशूट संगठन बीएमपी समेत सारे लोग जो हैं मतलब उठाते रहे हैं। ईवीएम भंडाफोड़ यात्राएं भी की हैं, पिछले दिनों भी हुई। तो ईवीएम को लेकर अब दूसरे दल भी बात करते हैं, लेकिन दो चीज़ें पे मुझे लगता है, जैसे बीएसपी भी अभी पिछले इलेक्शन के बाद से कह रही है ईवीएम का भी हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। बहन जी का बयान आया था इसमें कि हमें ईवीएम पे भी संदेह है, इस तरह की बात आई। अब एक तरफ ईवीएम की बात, आलोचना की है इससे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती, वोटिंग लोकतंत्र इससे हैक हो रहा है, ये आरोप लगाने के बावजूद जो लोग भी ये कह रहे हैं, वो उन पर एक एलिगेशन दूसरा है। वो ये कह रहे हैं कि जब आप जीत जाते हैं तब आप ये नहीं कहते ईवीएम ने गड़बड़ की, जब आप हारते हैं तब आप कहते हैं ईवीएम की गड़बड़ थी। तो ईवीएम से इलेक्शन का बाइकॉट करने पे कभी आप लोगों ने विचार किया है कि ईवीएम से अगर इलेक्शन होगा तो कोई किसी को भी इलेक्शन में उतरना ही नहीं चाहिए? देखिए, ईवीएम का बाइकॉट करना कोई समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि उसकी दुश्मन यही चाहता है ये बाइकआउट करके घर में बैठ जाएं, बस केवल इलेक्शन प्रक्रिया में भाग ही ना लें। जब तक ये सारा सिस्टम चल रहा है, सिस्टम हम जब सिस्टम पे काबिज होंगे तो हम हमारे हिसाब से सिस्टम को डेवलप करेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए। वो लोग यही चाहते हैं कि ये भाग ही ना लें, और जब भाग नहीं लेंगे तो उनकी चोरी कैसे पकड़ी जाएगी? ईवीएम है इसके अंदर में, उसमें बहुत सारी बातें। अभी ईवीएम की जैसे पर्चियों का मिलान पहले होना चाहिए, ईवीएम की पर्चियों की ही गिनती होनी चाहिए। ये अभी नए स्तर पर सारा मामला रिसर्च में आ रहा है पूरा जो है। और मिलान किससे करना चाहिए? मशीनों से करना चाहिए। कल अधिवेशन के दौरान ये चर्चा का विषय रहा, विश्राम साहब ने मार्गदर्शन करते हुए इस पर अपनी बात रखी। तो दूसरी पार्टी के लोगों की ईवीएम के बारे में बात उठाना मजबूरी हो रही है, क्योंकि सारे देश के अंदर में इस बात को उठाने का काम ओरिजिनली रूप से हम लोग कर रहे हैं। वो उठा इसलिए रहे क्योंकि लोगों को लगे कि भाई चलो अभी इनका अगर वोट हमसे कहीं छटक ना जाए कहीं ना कहीं जो है,
तो उनके लिए कहने के लिए रहेगा कि भाई हमने भी तो इस बात को आवाज उठाई। ईवीएम को खत्म करने का उनका कोई प्लान नहीं है, और वो यही चाहते हैं कि हम भी उसमें सक्रियता से भाग न लें। दूसरे लोग बताने की हिम्मत नहीं रखते हैं, वो डरे हुए हैं ईडी से, सीबीआई से, जेल जाने के डर से, संपत्ति को बचाने के डर से। तो ये उनकी समस्या है, इसलिए बोलते हैं लोगों का मन बहलाने के लिए। ईवीएम के संदर्भ में कोई एक्शन प्लान करना उनके बस की बात नहीं है। चंद्रबाबू नायडू जी से लेकर के ममता बनर्जी तक 21 पार्टी के दलों ने लिख करके दिया, तमाम ब्यूरोक्रेट्स ने लिख करके दिया था उस समय चुनाव आयोग को, मगर नहीं मानी गई बात उनकी। तो इस देश में केवल जन आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है, शासक बनने के लिए भी जन आंदोलन एक रास्ता है। चुनाव एक रास्ता है, मगर भारत में फेल हो चुका है। दूसरा रास्ता जो है वो है हथियारबंद आंदोलन। कई बार कई देशों के लोगों ने हथियार के दम पर अपने आप को आज़ाद कराने का काम किया है, मगर हम उस पर यकीन नहीं करते हैं। हमारे पास में जन आंदोलन एक बड़ा विकल्प है, दुनिया का माना हुआ सिद्धांत है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। जन जन तक, घर घर तक, गांव गांव तक, 6 लाख गाँव में हम बहुजन मुक्ति पार्टी को खड़ा कर रहे हैं अभी। और जैसे कांग्रेस बगैर चुनाव के देश की हुक्मरान बन गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। 1885 से लेकर के 45-46 तक राष्ट्रव्यापी संगठन कांग्रेस के लोगों ने खड़ा किया और हमारे लोगों ने साथ दिया। मुद्दा क्या बताया? अंग्रेज विदेशी है, इनको भगाना होगा। इस मुद्दे के आधार पर लोगों ने उनका साथ दिया। एससी के लोगों ने साथ दिया, एसटी के लोगों ने साथ दिया, आदिवासियों ने, ओबीसी के लोगों ने भारी भरकम तरीके से साथ दिया। ओबीसी के लोगों ने तो इतना साथ दिया कि ओबीसी का साथ लेकर के सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिसको वोट ही नहीं मिला था, उसको बनाया गया, संगठन की वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए। तो ओबीसी के साथ में बड़ी पैमाने पर धोखाधड़ी हुई। वो चुनाव नहीं हुआ था, बगैर चुनाव के राष्ट्रव्यापी संगठन की वजह से वो सारा कुछ हो पाया। तो जब हमारे लोग अंग्रेजों की तरह विदेशी लोगों को, इस देश में डीएनए के अनुसार जो विदेशी लोग हैं, उनको जब सत्ता दे सकते हैं, उनको हुक्मरान बना सकते हैं, तो खुद भी बन सकते हैं। तो ये अज्ञानता की वजह से सारा मामला हो रहा है। उनको जानकार बना देंगे, ज्ञानवान बना देंगे, तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। ज्ञानवान और जानकार बनाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए हमारे पास में, जो साधन चाहिए, वो मीडिया एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो जो डीएनए के अनुसार जो विदेशी लोगों, मीडिया पर जो काबिज लोग हैं, वो लोग हमारी बातों को, हमारे मुद्दों को हमारे लोगों तक पहुंचाने के लिए रोक लगाते हैं, पहुंचाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम हमारे संगठन के लेवल पे ही अपना जो है आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, और इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है अपने आप में। जैसे प्रवीण जी, आपने अभी एक बात कही कि अभी जो है ऐसा आपने बताया कि यहाँ पर वोट के आधार पे कोई बदलाव करने की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं और ये चीज़ फेल होगी, मतलब लोकतंत्र का ये रूप में फेल हो चुका है। मैं इस बात को रिकॉल कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही बातचीत हो रही थी एक ज़माने में, और एक तरफ बाबा साहब बैठे हुए थे और एक तरफ BBC के एक पत्रकार बैठे हुए थे। जब उन्होंने ये बात की थी, और ये अंतिम दौर की बात है उनकी, तब बाबा साहब ने भी लगभग ऐसा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र एक असफल सिस्टम है लोकतंत्र का। और उन्होंने उनसे जब नेक्स्ट सवाल ये था कि अगर ये फेल है लोकतंत्र, ये इस रूप में जिस तरह से चल रहा है या जैसे बताया जा रहा है, तो फिर विकल्प क्या है, मतलब कोई दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा मे बी सोशलिज्म, मे बी कम्युनिज्म, इस तरह का कोई स्टेटमेंट था। वो इंटरव्यू है, मतलब ऑनलाइन उपलब्ध है। तो उनका जवाब उस वक्त ये था। आपका क्या जवाब है इसमें? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की जहाँ तक आपने बात किया, बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा मानते हैं किसी भी देश के लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। दूसरा, स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। भारत में पहले विकल्प की बात करें तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होता है, कोई मजबूत विपक्ष नहीं है, एक ही शासक जाति के लोगों का रूलिंग है और अपोजिशन है, और थर्ड अपोजिशन है, ये देखने को मिलता है, मजबूत विपक्ष नहीं है। तो
ये बहुत सारी बातें हैं, इसको महत्व रखती हैं। हमारा ऐसा मानना है, केवल आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, कि जन आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है। वो लोग कब तक गुमराह कर सकते हैं, एक न एक दिन आएगा। मतलब आपका सीधा कहने का मतलब ये है कि अब वोट पे आधारित चीज़ों को उससे उम्मीद लोगों को ज़्यादा रखने की जगह उनको आंदोलन में उतरना चाहिए हाँ और सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहिए। हाँ, यही कहना चाहते हैं बिल्कुल ये कहना चाहते हैं, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। इस रास्ता दोनों ही है, दोनों ही रास्ते हमारे पास में है। बात है कि आप सत्ता जब हाथ में ले लेंगे फिर आप उस चीज़ को अडॉप्ट करके वो ठीक है, वो लोग ये अभी जो है थोड़ा सा इसको साथ में, इसमें इनकी कमजोरी खामियों को भी हमको अंदर में उतर के, अगर गंदगी को साफ करना है तो उसमें उतरना जरूरी है। हम चुनाव प्रक्रिया से बाहर जाने वाले नहीं है, चुनाव प्रक्रिया में रहेंगे, रहने के बावजूद इसको भी ठीक करेंगे और साथ साथ में हमारा दूसरा जो विकल्प है पैरेलली जो है जन आंदोलन करने का, उसको भी हम लोग चालू रखेंगे। लेकिन मुख्य वही है। हाँ, मुख्य वही है। इलेक्शन अंतिम इस देश के अंदर में अंतिम विकल्प जो है, जब सारे रास्ते फेलियर हो जाए, तो यह बाबा साहब का ही सुझाया हुआ रास्ता है कि जन आंदोलन लास्ट विकल्प है। लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, एक विधायिका है जहाँ कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों पर अमल करने का काम कार्यपालिका करती है, ब्यूरोक्रेट्स लोग करते हैं, और वो ठीक से अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उस पर निगरानी नियंत्रण करने का काम जो है वो देश की न्यायपालिका करती है। और चौथा स्तंभ, जब तीनों स्तंभ फेल हो जाते हैं, तीनों विकल्प फेल हो जा रहे हैं, तो मीडिया का काम होता है कि मीडिया सही को सही साबित करके दिखाए, लोगों को बताए, समझाए, लोगों को जनमानस को तैयार करे। इस बात के लिए मीडिया एक बड़ा स्तंभ है अपने आप में लोकतंत्र का। तो ये मीडिया वर्तमान में जो है आज की तारीख में, ये भी केवल सरकार की गलत नीतियों को ही प्रचारित करने का काम करती है। इशू को नॉन इशू और नॉन इशू को इशू बनाने का काम देश का मीडिया कर रहा है आज की तारीख में। तो यहां तक कहा जा सकता है, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो एंटी सोशल मीडिया है। वो मुद्दों को गुमराह करने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान का मुद्दा लगाते हैं। सरकार जो गलत काम कर रही है, जो जीडीपी की बात है आज की तारीख में, देश की जीडीपी बिल्कुल माइनस में जा रही है, देश पर कर्जा डेली बढ़ रहा है, मगर सरकार कह रही है कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें चिंता की बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि 125 देशों की जो सूची बनी है हंगर इंडेक्स की, वो हंगर इंडेक्स की 125 देशों की सूची में भारत का स्थान 111वां है। इतनी शर्मसार स्थिति हो रही है, उसके बावजूद भी देश के अंदर में ये लोग कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। कर्ज लेकर के घी खाने वाला, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो ये इतना सारा विश्व बैंक का कर्जा है, दुनिया वाले लोगों का कर्जा भारत के ऊपर में है, और फिर भी कह रहे हैं कि ये आगे बढ़ रहा है। और ये केवल धर्म और राजनीति की उसमें फंसे हुए हैं, केवल धर्म और जाति के मुद्दे पर ही फंसे हुए हैं। ये सारी समस्या देश में आज की तारीख में देखने को मिल रही है। अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाए, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके बीएमपी के, तो अगर बीएमपी नेक्स्ट इलेक्शन, अभी लोकसभा आने वाला है, तो बीएमपी पूरे देश में कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रही है? देखिए, बीएमपी गठबंधन का एक पार्ट है हमारा। जो ये देश के अंदर में 2 गठबंधन बने हैं, एक यूपीए गठबंधन जिसको इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है आज की तारीख में, नया वर्जन उन्होंने दिया है। दूसरा जो है एनडीए गठबंधन, जो बीजेपी के द्वारा बनाया हुआ है। तो इन दोनों गठबंधनों के अलावा तीसरा भी एक गठबंधन है, वो है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, आरपीएम गठबंधन, जिसके राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम जी हैं, वो हमारे नेता हैं। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अंदर में आज अभी तक 77 पार्टियां हमारी शामिल हो चुकी हैं पूरे देश भर की। कुछ राज्य स्तरीय रीजनल पार्टियां हैं, कुछ एक राष्ट्रीय स्तर पर उनका विस्तार है, और कुछ जो है क्षेत्रीय लेवल पे भी नीचे स्तर पर उनका प्रभाव है, अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। तो ऐसी छोटी मोटी जितनी भी पार्टियां हैं, मध्यम है, मीडियम है, और आपका जो है छोटे स्तर की हैं, ऐसे 77 पार्टियां हैं। तो हम सारे लोग मिल करके आने वाले समय में ये तीसरे मोर्चे के द्वारा जो तैयारियां चल रही हैं अभी, उसके तहत जो भी फाइनल होगा वो हम लोग अपने अपने सारे देश भर में तैयारी में लगे हुए हैं, मिल बांट करके सीट शेयरिंग करके हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। मतलब सभी सीटों पर आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे? जी बिल्कुल, सब मोर्चा लड़ेगा। हाँ, मोर्चा लड़ेगा। ये एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि जैसे ओबीसी या कहें कि मुस्लिम्स को लेके काम करने वाली पार्टियां जो हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है,
आपके बिहार में जो है राजद है और वो है, तो इस तरह के कुछ दल और भी हैं, या कहें कि साउथ में भी कुछ पार्टियां हैं, तो AIADMK वगैरह, इनके साथ में आप लोगों का कोई तालमेल कभी क्यों नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है, उनके साथ में भी वार्ता हो रही है। अभी हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब अभी पिछले महीने नीतीश कुमार जी ने भी उनको निमंत्रण दिया था, तो नीतीश कुमार साहब के साथ में भी उनकी वार्ता चल रही है। महाराष्ट्र में हम अभी हैं, नागपुर में शरद पवार साहब के साथ में कई दौर की वार्ता हुई है, और यहाँ तक कि ममता बनर्जी की हम लोगों ने अभी अधिवेशन किया था, प्रदेश का अधिवेशन था हमारा वेस्ट बंगाल का, तो उस अधिवेशन के दौरान इतनी भारी संख्या में हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी का आंदोलन सफल हुआ, उधर में अधिवेशन सफल हुआ, तो उधर बंगाल में भी वहाँ से भी टेलीफोन आया, तो बराबर हमारी सबके साथ में वार्ता चल रही है। भले ही वो इंडिया गठबंधन का पार्ट है, मगर इंडिया गठबंधन के अंदर में भी जो आज हालात हैं, हम लोग मिलकर के भी लड़ने का प्लान कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन के साथ भी लेकिन उसमें कारण है, हम सरेंडर होने वाले लोग नहीं हैं। अगर सम्मानजनक सीट शेयरिंग का मामला होता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी अकेले के दम पर बीजेपी को हरा नहीं सकता है, और हम थर्ड फ्रंट भी बना करके बीजेपी को अकेले के दम पर हरा नहीं सकते हैं, इसलिए मिलजुल करके ही हम लोग जो है बीजेपी को परास्त कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कितनी संभावना है कि इंडिया गठबंधन के साथ आपका राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का कोई तालमेल बनेगा? हो सकता है संभावना है। अभी हमारी तैयारी चल रही है इस लेवल पे। मतलब ये जो जब ये पहल आप लोगों की तरफ से है या उनकी तरफ से है? नहीं, हमारा जैसे जैसे ताकत बढ़ रही है तो उन लोगों के खुद ही टेलीफोन आ रहे हैं अभी। अच्छा, उनकी तरफ से ही आ रहे हैं कि भाई ये जो थर्ड फ्रंट बन रहा है, क्योंकि वो वहां से संतुष्ट नहीं है। वहां से पूर्ण तरीके से आपने देखा होगा किस तरीके से कभी मीटिंग में कोई जा रहा है, कभी मीटिंग में कोई नहीं जा रहा है, इस तरीके से जो है। अभी विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव हुए, तो जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा अभी समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो है अखिलेश यादव जी का जो है जिस तरीके से अपमान हुआ, उनको सीट शेयरिंग नहीं किया गया, तो ये एक बड़ा मामला है। लेकिन वो सारी चीज़ों को दिखाते हुए भी जैसे उनके अंदर में सीटों को लेकर के नहीं बन रही है, तो मिलजुल करके ही लड़ेंगे, तो कांग्रेस को भी इसमें झुकना पड़ेगा। कांग्रेस कहे कि सारा का सारा केक हम अकेले ही खा लें, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। वो बीजेपी को परास्त नहीं कर सकते हैं अकेले के दम पर। इसके लिए उनको मिलकर के ही लड़ना होगा, बड़ा दिल करना पड़ेगा। मतलब ये जो इस तरह से जो स्टेट लेवल पे कई सारे दल बहुत मजबूत भी हैं या उनकी सरकारें भी हैं, तो उनसे ये तालमेल या इस तरह का डिस्कशन और कोऑर्डिनेशन बन रहा है, जिससे हाँ, बिल्कुल लग रही है कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा अपने आप में ही एक विशेष मोर्चा के जी तौर पर जन्म ले सकता है जी, और या फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ में भी तालमेल, उसका कोऑर्डिनेशन हो सकता हाँ, है। सीट शेयरिंग, हम सिद्धांतों को नहीं छोड़ेंगे। हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का अपना जो एजेंडा है, हमारे जो मुख्य प्रमुख मांगे हैं, एक तरीके से हम लगातार अपने समाज को, जैसे कास्ट सेंसस की बात है, मजबूरी में इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग उसको उठा रहे हैं। अभी कराना उनकी बस की बात नहीं है। अगर कराना होता तो 2011 का सर्वे उन्होंने, कांग्रेस की खुद सरकार थी उस समय, उनको घोषित करना चाहिए। वहां खड़े क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस समय वो थे वहां पर, तो उनको करना चाहिए। राहुल गांधी अभी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों को जाति जनगणना करनी चाहिए, तो वो जब उनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उनके समय में जाति जनगणना हुई, तो उस समय उनको आंकड़े से घोषित करना चाहिए। ये सारे लोगों की मजबूरी, ग्राउंड लेवल पे हम जो तैयारियां कर रहे हैं, इसकी तैयारियों की वजह से वो उनका वोट कहीं खिसक ना जाए, इस वजह से वो ये मुद्दा उठाना उनकी मजबूरी बन रही है। कास्ट सेंसस का मुद्दा है, ईवीएम का मुद्दा है, किसानों के लिए जो अभी एमएसपी पर कानून बनाने की बात है। अच्छा, ये अगर हम ये जानना चाहें कि बीएमपी अगर मान लीजिए स्वतंत्र रूप से इलेक्शन लड़े, तो ऐसे कितनी सीट्स हैं, कहाँ कहाँ जहाँ पर बीएमपी जीत सकती है, अपना कैंडिडेट जिता सकती है? स्वतंत्र रूप से मैं आपको पिछला रिकॉर्ड बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने 419 सीटों पर 2014 में पहला चुनाव, 419 सीटों पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया था उस समय, रिकॉर्डेड तौर पर। लोकसभा, विधानसभा? लोकसभा का। और उस समय चूंकि हम नए नए थे, ज़्यादातर सीटों पर हमारे नॉमिनेशन खारिज किया, बड़े षड्यंत्र के शिकार हुए हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जो हमारे कैंडिडेट थे। तो संगठन का जाल आज की तारीख में हमारे पास 22 राज्यों में है। बहुजन मुक्ति पार्टी का नेटवर्क जो है 22 स्टेट में है। तो 22 स्टेट के अंदर में जैसे बड़े बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है,
और झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है। तो ऐसे जो बड़े बड़े स्टेट है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ये तमाम राज्यों के अंदर में हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है अपने आप में। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे, क्योंकि अकेले मिलजुल के लड़ेंगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगर नहीं कोई लड़ेगा तो हम लोग अकेले के दम पर अपनी 400 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा करेंगे कम से कम, जो है हमारी तैयारी है। कितनी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे लगता है कि कैंडिडेट जीत सकता है बीएमपी का? हमारा कैंडिडेट जीत सकता है। कैंडिडेट जीतने की जहाँ तक बात है तो वहाँ कम से कम 80 से 100 सीटें हैं पूरे देश भर में, हमने जो इनको चिन्हित करके रखा हुआ है, जहाँ बीएमपी का जहाँ हम लोग अपने मजबूती के दम पर अपना लड़ेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए हम सारे लोग मिल करके लड़ेंगे तो उसका फायदा होगा। अच्छा, ये जैसे इसको लेकर आपका क्या आकलन है कि इलेक्शन प्रक्रिया से 2024 के इलेक्शन में कोई ऐसा बदलाव आने की आपको लगता है कि उम्मीद है? देखिए, बड़ा चिंता का विषय बन रहा है ये। बड़े मजबूती के साथ में जिस तरीके से आज विपक्षी दल जो है एक सुर में इकट्ठा होकर के चुनाव आयोग के ऊपर में भी ये दबाव बन रहा है कि जैसे उसकी साख पर बट्टा लगाने का काम हो रहा है आज की तारीख में। बदलाव होगा, ये पुनर्विचार करने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। अभी खुद वामन विश्राम साहब का भी केस पेंडिंग है इस मामले में लेकर के, ईवीएम के मुद्दे को लेकर के। तो ये प्रेशर तो है, इस बात से बीजेपी डरी हुई है। भले ही वो सत्ता में है, डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकारें उनकी चल रही हैं, मगर उसके बावजूद भी उनको अंदर भय है इस समय कि कुछ भी हो सकता है। नहीं, जैसे ये एक संभावना है, अभी हम यहीं जब नागपुर में हैं तो ये कहना ज़रूरी भी है, बताना, दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि नागपुर ही जो है भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका हेडक्वार्टर भी है। और आरएसएस के 2025 में 100 साल पूरे हो रहे हैं उसके गठन के, शताब्दी वर्ष मनाने की उनकी योजना भी है। तो ऐसी स्थिति में वो जो अपने 100 साल का जो उन्होंने इकट्ठा निचोड़ निकाला और पॉलिटिकल तौर पे जो उन्होंने जिस तरह से उनका सत्ता हासिल की है, और पिछले 10 साल लगभग हो गए हैं, तो ये शताब्दी वर्ष तो वो अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। ऐसा जो है इस तरह की चीज़ चल रही है। उसके लिए क्या क्या योजनाएं होंगी अभी नहीं कहा जा सकता। बाहरी तौर पे दिखने वाली योजनाएं प्रचारात्मक बहुत सारी हैं, लेकिन इंटरनली क्या क्या होंगी ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे ईवीएम वाली बात आपने कही, अभी ईवीएम को लेकर भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, नहीं हो सकती है। तो ऐसे में उन छुपी योजनाओं के बारे में भी क्या कुछ अंदाज़ा है? क्योंकि 100 साल पूरे हो रहे हैं आरएसएस के, वो 100 साल पूरे मनाने की पूरी योजना है उनकी, इसलिए। देखिए, 100 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल में आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आरएसएस के लोगों को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं अपनी शाखा लगाने के लिए। भले ही सरकार चल रही है उनकी घोटाला करके, तो एक अलग बात है। वो दौर चला गया कि लोगों को मूर्ख बना करके, बेवकूफ़ बना करके जो है कहीं ना कहीं ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों की जो नादानी की या अज्ञानी के बलबूते पर वो उन्होंने अपनी बिल्डिंग खड़ा करके रखी हुई है। ये राजनीतिक बिल्डिंग है उनकी जो है। मगर आज की तारीख में जिस तरीके से जनजागरण चल रहा है, जिस तरीके से महाजागरण हो रहा है अलग अलग विषयों को लेकर के, तो वो लोग वहाँ से खिसक रहे हैं। अब ओबीसी का प्रधानमंत्री बनाया उन्होंने, मगर ओबीसी की जाति जनगणना नहीं कर रहा है, तो लोगों का विश्वास हट रहा है उस बात से। ईवीएम की वजह से जीत रहे हैं वो लोग, विश्वास हट रहा है। आरएसएस के लोग मोहन भागवत जी को अगर उनका मजबूत स्थिति होती तो ये बयान नहीं देना पड़ता कि हम आरक्षण के समर्थन में हैं। सभी लोगों की, हम लोग जो कल तक मुसलमानों को विदेशी कहते थे, वो कहते नहीं, आपका डीएनए और मुसलमानों का, हम सभी का पुरखों का डीएनए एक ही है। तो ये जो बोली बदल रही है उनकी, अगर वो इतने मजबूत होते अपने आप में, अपने मुद्दों के आधार पर, तो शायद ये बोली बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, एक दूसरी बात भी तो है, जैसे उनके बीच में एक आत्मविश्वास की एक ये भी है कि पहली बात तो सत्ता है हाथ में, तो बहुत शाखाएं लगाने की जरूरत नहीं है। जो कहते हैं इसलिए जब सत्ता नहीं थी तो लोगों को मजबूत और संगठन बनाने की और तमाम चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो कर लिया हमने। अभी सत्ता है इसलिए लोगों को इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा है, इसलिए शाखाएं नहीं लग रही, लेकिन लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हमारी ताकत शिशु मंदिरों से लेकर, हमारे मोर्चों से लेकर, पॉलिटिकल पार्टी और सरकारों तक हमारी बनी हुई है, उनका है इस तरीके से दिखाने। स्थायी चेन है उनके पास, जैसे शिशु मंदिरों की चेन है तो है, वो तो स्थायी है, जो सरकार में नहीं देता भी थी उनके पास। दूसरा उनका कहना है कि अगर हम कहीं चूक गए तो ईवीएम हमारी है ही है। तीसरी एक चीज़
जो अभी पायलट प्रोजेक्ट हुआ है ईवीएम से आगे की एक चीज़ शुरू होने की संभावना है ऑनलाइन वोटिंग की। ये कि आधार कार्ड से वोटर आईडी को कनेक्ट किया जा रहा है। आपने पढ़ा होगा अमर उजाला में टॉप न्यूज़ थी कि आपको वोट डालने के लिए बूथ पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब आपका वोट घर से ही पड़ जाएगा, और घर से ही पड़ जाएगा मतलब वो कहीं से भी पड़ सकता है। दूसरी प्रॉब्लम हमने जो खुद चेक की वो ये कि उसको जब उससे लिंक कर रहे हैं तो आप रैंडमली कोई सा भी नंबर डाल दीजिए आधार का जो भी डिजिट है, और लास्ट की डिजिट आप बदलते जाइए, कोई ना कोई आधार कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई सा भी आधार किसी की आईडी से कनेक्ट हो जाएगा तो वो वोट तो कहीं से भी पड़ जाएगा किसी का। तो नहीं, ये बड़ा धोखाधड़ी है। इस इशू को आप लोग ईवीएम के साथ साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, मालूम है, वो भी है, उसके साथ में लगा हुआ है। अभी जैसे जैसे नया नया डेवलपमेंट हो रहा है तो वो हमारे सामने जानकारी में है, वो सारी बातें जो है, तो वो उन मुद्दों को भी वो भी अभी अंडर करंट से सारा का सारा उस पर भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे जैसे जैसे मामला सामने आएगा टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। ये लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर इनको मीडिया सपोर्ट नहीं करें तो इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। भले ही सत्ता में बैठे हुए हैं ये लोग, ये केवल मीडिया के माध्यम से जो नैरेटिव बनाया जाता है, जो माहौल बनाया जाता है, उसकी वजह से जिंदा है। इनकी 56 इंच की छाती की सारी हवा निकल जाएगी। मीडिया और पैसे का दुरुपयोग अगर ना करें, ईमानदारी से अगर ये चुनाव लड़े, और वो लड़ने वाले नहीं है, इसलिए अभी वो समय आ गया है जो काशीराम साहब ने कल्पना किया था कि हमें केवल वैलिड के साथ साथ में बुलेट की तैयारी करनी पड़ेगी, मगर हम कोई असंवैधानिक काम करना नहीं चाहते। मगर उन्होंने तैयारी करने के लिए क्या रखा है, काशीराम साहब का कहना है ये। तो ये आंदोलन जो है हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चलाना चाहते हैं, और अगर किसी भी तरीके से दुश्मन उकसाने का काम करेगा तो फिर वो भी देखा जाएगा आने वाले समय में। उकसाने से हमारे लोगों का नुकसान होगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से बुद्ध के रास्ते पर ही जन आंदोलन करना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध ने तो ऐसा नहीं कहा ना कि आप बुद्धा के समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की अलग है। बुद्धा ने तब भी नहीं कहा था ऐसा, जितना मेरी जानकारी है कि अजात शत्रु के साथ उनके वार्तालाप में उन्होंने कहा है कि हिंसा हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, नंबर 1 बात, और हिंसा परमानेंट चीज़ नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है हिंसा कोई। हाँ, लेकिन अगर आपको शांति स्थापित करने के लिए किसी मौके पे आपको ये ज़रूरी हो जाए तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत अगर है तो आप करेंगे, लेकिन वो स्थायी नहीं बनी रहनी चाहिए, लंबे अरसे तक नहीं रहनी चाहिए। इस चीज़ के लिए तो अलाउ किया है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, हम अब अपने पास में अपनी आत्मरक्षा के लिए व्यवस्था रखना, वेपन्स रखना, ये तो संवैधानिक अधिकार है। चलाया ही जाए, कोई जरूरी थोड़ी है उसको, तो अधिकार है भाई। तो बीएमपी क्या अपनी ऐसी कोई विंग बना रही नहीं? नहीं, ऐसा कोई विंग नहीं बना रहे हम लोग, जो है ऐसा विंग बनाने का मामला नहीं है। हम लोग इस लड़ाई के लिए विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से ही लड़ी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडस न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू। हालांकि ये सवाल अभी हम लोग जहाँ तक पहुँचे हैं, जाहिर सी बात है कि अभी इन सवालों को हमें और विस्तार देने की जरूरत पड़ेगी, और क्योंकि बीएमपी एक ऐसे मोर्चे पर काम कर रही है जिसका बहुत महत्व है, और आगे अभी बहुत सारे डेवलपमेंट होने हैं, और उन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम प्रवीण जी से फिर भी आगे बात करेंगे। बिल्कुल। तब तक के लिए बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल।